लेकिन शायद सरकार को अंदाजा नहीं था कि उनका एक डिसीजन पूरे नेपाल का नक्शा बदल देगा। टैक्स हम भरे, लग्जरी लाइफ वो लोग जिए, पैसे हम दे और फ्लेक्स वो लोग करे। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? और अगर तुम लोग इनके पेट पे लात मारोगे तो ये जेनजिस चुप थोड़ी ना बैठेंगे। एक ऐसा हिमालयन देश जो पूरी दुनिया भर में अपने पीस, स्पिरिचुअलिटी और टूरिज्म की वजह से जाना जाता है, आज वही देश आग के लपटों में जल रहा है। दरअसल हुआ यह कि 4 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया जाता है। इस बैन के पीछे रीजन दिया गया कि ये कंपनीज नेपाल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है। इन कंपनीज को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, या तो वो अपने ऑपरेशंस को नेपाल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करे या फिर बैन को झेले। लेकिन सभी सोशल मीडिया कंपनीज ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पूरे देश भर में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाता है। लेकिन पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसमें सोशल मीडिया बैन तो केवल एक चिंगारी थी, असली वजह तो इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ और ही है। आइए जानते हैं इस मूवमेंट के रूट कॉज के बारे में आज के इस वीडियो में। दरअसल बात क्या है ना कि सोशल मीडिया को बैन करने से पहले #पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल, #नेपो किड्स और #नेपो बेबी जैसे हैशटैग्स टिकटॉक, रेडिट और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहे थे। इन ट्रेंड्स में दिखाया जा रहा था कि कैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। कोई फॉरेन हॉलिडेज एंजॉय कर रहा है तो कोई महंगी कार्स में घूम रहा है तो कोई गुस्से बैग्स और ब्रांडेड वॉचेस को फ्लेक्स कर रहा है। साथ ही ऐसे स्लोगन्स भी वायरल हो रहे थे, टैक्स हम भरे, लग्जरी लाइफ वो लोग जिए, पैसे हम दे और फ्लेक्स वो लोग करे। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? मतलब साफ था, आम नेपाली लोग पॉवर्टी और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जबकि इन नेताओं के बच्चे अपने पेरेंट्स के पॉलिटिकल पावर और करप्शन से मिले पैसों से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इस मूवमेंट को और ताकत तब मिलती है जब राइड हेलिंग कंपनी पाथाओ के मैनेजिंग डायरेक्टर असीम मन सिंह बसन ने कहा, पीपल विल एक्सपोज यू, दे विल टेक योर फोटोज फ्रॉम सोशल मीडिया एंड शो देम पब्लिकली, दिस इज नॉट हेट, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। इसे सोशल मीडिया ट्रेंड को रोकने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन करना ही सही समझा। इसके पीछे रीजन दिया गया कि ये कंपनीज नेपाल गवर्नमेंट के डिजिटल रेगुलेशंस के साथ लोकली रजिस्टर नहीं कर रही है, जिससे नेशनल सोवरेनिटी, मिस इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड और हेट स्पीच को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन असल बात यह है कि सोशल मीडिया को बैन करना तो एक बहाना है, असली वजह तो करप्शन को छुपाना है। सोशल मीडिया को बैन करने से पहले ये पूरा मुद्दा केवल ऑनलाइन तक ही सीमित था, लेकिन जैसे नेपाल गवर्नमेंट सोशल मीडिया को बैन करती है तो लोगों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एकमात्र ऐसी चीज जो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिंदा रखे हुए थी वो भी उनसे छीन ली गई। तो अब ये जेनजिस चुप थोड़ी ना बैठेंगे। इसी बीच एक एनजीओ सामने आता है हामी नेपाल नाम से, जिसे लीड कर रहे थे 36 साल के सूडान गुरंग, जो जल्द ही इस जेनजी प्रोटेस्ट के सेंट्रल फिगर बन जाते हैं। सोशल मीडिया बैन होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का यूज किया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, वीडियो शेयर किए प्रोटेस्ट करने के लिए और प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हो, ताकि साफ दिखाया जा सके कि ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। इस एनजीओ ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी अपोजिशन पार्टी को शामिल नहीं करेंगे। उनका ये प्रोटेस्ट हर किसी के खिलाफ है, हर कोई करप्ट है। इसलिए उन्होंने इस मोटो के साथ इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत की, फॉर द पीपल बाय द पीपल। उनके इस आंदोलन को नेपाली सेलिब्रिटीज जैसे कि प्रियंका खड़की और स्वाति खड़का ने भी ओपनली सपोर्ट किया। इस प्रोटेस्ट में शामिल था एक 18 साल का कॉलेज स्टूडेंट सौरभ। उन्होंने द गार्डियन को बताया कि ह्यूज क्राउड की वजह से यह पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत जल्द वॉलेंट मोड में बदल चुका था। पुलिस की तरफ से ओपनली फायर किया गया और इसी फायरिंग के दौरान सौरभ के सामने खड़े एक प्रोटेस्टर को चेस्ट में गोली लग जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अभी तो ये केवल इस वायलेंस की शुरुआत थी, अभी तो पूरे नेपाल को इस हिंसा का सामना करना था। अब तक इस प्रोटेस्ट में कई 100 लोग घायल हो चुके हैं और कम से कम 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर पर वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने काठमांडू में मौजूद पार्लियामेंट की दीवार पर चढ़कर संसद भवन को आग लगा दी। कई पॉलिटिकल लीडर्स के घर और गवर्नमेंट बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। हद तो तब हो गया जब प्रोटेस्टर्स ने एक्स प्राइम मिनिस्टर जलानाथ खल्लद के घर में आग लगा दी। उस समय उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्राकर घर पर ही मौजूद थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया और कीर्तिपुर वन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कई न्यूज सामने आए कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है।
उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस हादसे से रिकवर कर जाए। और जो अपनी स्क्रीन पर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसमें जिस व्यक्ति को मारा जा रहा है वो नेपाल के फाइनेंशियल मिनिस्टर है। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मरने वालों की संख्या 51 तक पहुंच गई है। मंडे इवनिंग तक होम मिनिस्टर रमेश लायक ने रिजाइन दे दिया। इसके बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन को हटा दिया जाता है और एट लास्ट प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ जाता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे क्या सोशल मीडिया इकलौता रीजन है इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे? नहीं, सोशल मीडिया तो एक चिंगारी थी इस प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए। असली वजह तो सालों से चली आ रही करप्शन, नेपोटिज्म और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। हालात इतने खराब है कि रशिया यूक्रेन वॉर को लड़ने के लिए नेपालीज को रिक्रूट किया जाता है $2000 पर मंथ सैलरी और जल्दी से रशिया पासपोर्ट पाने के लालच में। नेपाल का पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में से गिना जाता है, जिसके रैंक नॉर्थ कोरिया से भी नीचे है। इन्हीं 15,000 नेपालीज में से एक रामचंद्र खड़का ने बताया कि वो कभी रशियन मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन नेपाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज नेक के बराबर है। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मिलिट्री में सपोर्ट रोल दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कभी भी ये अंदाजा नहीं था कि 2 हफ्ते के ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें फ्रंट लाइन पे वॉर लड़ने के लिए भेज दिया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि लोगों को वॉर लड़ने के लिए जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सो कॉल्ड नेपोवर्थ यानी इन पॉलिटिशियंस के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ का शो ऑफ करते हैं। जिस देश की पर कैपिटा इनकम $1400 से भी कम है, उस देश के पॉलिटिशियंस के बच्चे अगर सोशल मीडिया पर इस तरीके से शो ऑफ करेंगे तो यूथ को तो गुस्सा आएगा ही। इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोगों के द्वारा #नेपोकिड्स ट्रेंड चलाया जाता है, जिसमें वो इन पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफ को एक्सपोज करते हैं। यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नेपाल गवर्नमेंट को खटकने लग जाता है और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि सभी सोशल मीडिया एप्स को तो बैन कर दिया गया था, लेकिन टिकटॉक को बैन नहीं किया गया था। इससे नेपाल गवर्नमेंट पर चाइनीज इन्फ्लुएंस साफ साफ दिखाई देता है। सोशल मीडिया वहां के लोगों के लिए केवल एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं था, बल्कि टूरिज्म को प्रमोट करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया था। जो लोग नेपाल से बाहर जाते थे काम करने के लिए, वो लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने परिवार से जुड़े रहते थे। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन लाखों लोगों के लिए रोजगार का साधन बना हुआ था। आजकल सोशल मीडिया कोई खिलौना नहीं है, बल्कि लोगों के रोजी रोटी और करियर से जुड़ा हुआ है। और अगर तुम लोग इनके पेट पे लात मारोगे तो ये जेनजिस चुप थोड़ी ना बैठेंगे। लेकिन शायद सरकार को अंदाजा नहीं था कि उनका एक डिसीजन पूरे नेपाल का नक्शा बदल देगा। लेकिन देखते देखते ये रेवोल्यूशन वायलेंट रूप ले लेता है। वायलेंस जो है ना, वो एक बहुत बड़ी एविल चीज है। वायलेंस हमेशा दोनों तरफ तबाही लाता है। प्रोटेस्टर्स ने पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज पहुंचाया, मॉल और यहाँ तक कि मीडिया आउटलेट्स की बिल्डिंग तक को भी आग के हवाले कर दिया गया। आज नेपाल में वही हो रहा है जो 1 साल पहले बांग्लादेश में हुआ था। वहां पे लास्ट ईयर प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार गिर गई थी और पूरी की पूरी पावर मिलिट्री और स्टूडेंट के हाथों में आ जाती है। और इस चीज का नतीजा क्या निकला? केसेस दुगुनी स्पीड से बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ वायलेंस का 1 गुना ज्यादा हो गया और आज भी वहां पर कोई स्थायी गवर्नमेंट तक नहीं है। अब वही सवाल नेपाल के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर नेपाल में जल्द से जल्द गवर्नमेंट नहीं बनी तो नेपाल का भी वही हाल होने वाला है जो आज बांग्लादेश का हो रखा है। नेपाल प्रोटेस्ट एक सीधा एग्जाम्पल है। अगर जनता से उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जाएगा, जनता से उनको अधिकारों को छीना जाएगा, उनकी मांगों को इग्नोर किया जाएगा, तो इसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा।